नीति राजनीति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव है और इसी परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी बातचीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दक्षिण नागपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश बाबू चतुर्वेदी जी से। आपको बताएं कि सतीश बाबू का अपना जो काम है वो अपने व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ता है। कांग्रेस की पहचान उसके साथ जुड़ती है और फिर कांग्रेस की जो वरिष्ठ लीडरशिप है उस लीडरशिप में भी सतीश बाबू का नाम आता है। बाबूजी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। बात यहां से शुरू करते हैं कि वो कौन सी नीति है जिस नीति ने सतीश बाबू चतुर्वेदी हमारे सामने खड़े किए। देखिए, मैं पिछले 40-45 वर्षों से विद्यार्थी राजनीति से शुरू किया। मैंने मेरा राजनीतिक जीवन नागपुर यूनिवर्सिटी यूनियन का मैं अध्यक्ष था 1968 में, और फिर मैं पूरे महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो विद्यार्थी युवक आंदोलनों से आते आते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी करीब 50 साल की यात्रा है पूरी। और विधानसभा में मुझे मौका मिला पहली बार 1980 में, और वहाँ से मैं जनता ने मुझे करीब 25 वर्षों तक विधानसभा में काम करने के लिए आशीर्वाद दिया, और 10-12 साल में मिनिस्टर रहा महाराष्ट्र की कैबिनेट में। तो कोई व्यक्ति एक बार झूठ बोल के जीत के आ सकता है। जब कोई व्यक्ति को लोग 25 साल तक जिताते हैं तो वो अपने आप में जनता का लीडर बन जाता है, और जनता का बिना काम किए आप इतने साल जीत नहीं सकते जी। और जनता का प्यार जीतने का एक ही तरीका होता है, कोई शॉर्टकट नहीं है जी। आप डेवलपमेंट करो, उनके काम करो, विकास करो, तो जनता के दिल में अपनी जगह बनती है। और उस तरीके से एक नागपुर शहर में पब्लिक के बीच में, सामान्य व्यक्ति के बीच में काम करते हुए डेवलपमेंट के भरोसे लोगों के सुख दुख में खड़े होके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बात जो सतीश बाबू चतुर्वेदी जी के साथ जुड़ती है कि वो पूर्व नागपुर की जो जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनकी सुरक्षा में सतीश बाबू चतुर्वेदी जी ये नाम आ जाता है। क्या कुछ रहा है उस सेगमेंट में? देखिए, गांधी जी ने एक बात बोली थी कि सच्चा स्वराज्य तब आएगा जब हमारा स्वराज्य गरीब के झोपड़े तक पहुंच जाएगा। तो जहां हमारा सबसे आखिरी का व्यक्ति या सबसे सामान्य व्यक्ति, किसी को शौक नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी जमीन पे कब्जा करे और रहे, तो व्यक्ति जब कब्जा करता है, झोपड़पट्टी बैठती है, तो हमारी आवास योजना फेल हो गई है देश की, ये उसका सिंबल है। कोई नाले के किनारे बैठता है, कोई तालाब के किनारे बैठता है, कोई जिसको जहां जगह रेलवे लाइन के पास बैठता है। तो लोग जब जबरदस्ती अपना झोपड़ा बनाते हैं, तो हम उसको, आज़ादी के 65 साल हो गए हमारे को, आज भी झोपड़पट्टी में किराएदार है। तो लोगों को जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए लोग कब्जा करते हैं। तो उन तक पहुंचना, उनकी सेवा करना, उनको सुविधा देना, उनको पक्का करना, ये मेरा शुरू से पहला एजेंडा रहा है। और उस वजह से उन लोगों का मुझे प्रेम, मोहब्बत, गरीब आदमी का एक स्वभाव होता है, सामान्य आदमी का, कि वो अगर आप उसका काम करो या उसके साथ जुड़ जाओ तो वो आपके साथ भावना से जुड़ता है। बिल्कुल, वो दिल से जुड़ जाता है। से जुड़ता है। एक बात ये आपसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व नागपुर में इतना काम करने के बाद पिछली बार पूर्व नागपुर का प्रतिनिधित्व आपके पास में नहीं आ पाया, क्या ये वजह मानी जाए कि आपने पूर्व क्षेत्र को बदल दिया? देखिए, ऐसा है कि 2009 में डिलिमिटेशन हुई। अच्छा। पिछले चुनाव में जी हाँ। और मेरा जो 70% हिस्सा था वो दक्षिण में आया। अच्छा। पिछले बार मतदार संघ सिलेक्ट करने में मेरी गलती हुई, क्योंकि जो 40% हिस्सा बाहर से आया था पुराने पूरम में,
तो उसमें की वजह से थोड़ी मुझे अड़चन हुई। और चुनाव के अंदर में ये हार जीत जो होती है, ये तो बड़ी सामान्य बात है। सामान्य बात होती है, इससे कोई भी बड़े से बड़ा आदमी बचा नहीं है। जी जी जी। जितने इस देश के बड़े नेता हैं, सबको इस दौर से गुजरना पड़ा है। तो ये भी एक दौर होता है। जनता किसी बात से, हमारी गलती कुछ हो जाए, कोई बात हो, हमसे नाराज हो जाए, तो हारने से भी हम सीखते हैं कि अब हमारी गलतियां सुधारें। इंसान को जब तक हार नहीं मिलती, वो गलतियां नहीं सुधारता। तो हारना भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती है। एक बात है बाबूजी कि कांग्रेस का पिछले 15 सालों से कंटिन्यू महाराष्ट्र में सत्ता रही है, और ये सत्ता के बीच में एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण हुई कि लोगों को लीज पर ही सब कुछ चीजें मिलती रही, उनको परमानेंट आवास की जगह नहीं मिल पाई, उनका इमला भर झोपड़ा भर बना और उनको जगह नहीं मिल पाई। क्या वजह रही होगी इसके पीछे? क्योंकि नागपुर की स्थिति छोड़े तो अमूमन महाराष्ट्र में तो सभी जगह लोगों को ये जगह मिली है। ऐसा है कि बीजेपी और शिवसेना को पब्लिक ने मौका दिया 1995 में। 5 साल वो लोग सरकार जिस ढंग से चलाई, उससे सेना का चेहरा, बीजेपी का चेहरा पब्लिक के सामने आया, और 5 साल में उनका, पब्लिक का भ्रम टूट गया, और लोगों ने उसके बाद फिर उनको मौका नहीं दिया। आप जो है हफ्ता वसूली, लोगों को परेशान करना, खुलेआम भ्रष्टाचार की जो भी हालत हुई युति शासन के काल में, पूरा सरकार का खजाना खाली हुआ, हम लोग कर्जों में डूब गए, हमारी इलेक्ट्रिक की एनरॉन की योजना जो थी उसको उन्होंने खत्म किया। तो उस वजह से महाराष्ट्र बहुत पीछे गया। बीजेपी और शिवसेना ये सरकार चला नहीं पाई, इसलिए जनता ने हमारे काम को देखा, और जनता महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे, 1 नंबर पे है। तो लोगों को पता है कि कांग्रेस की जो सरकार है ये राज्य के हितों को लेकर आगे बढ़ती है, इसलिए 15 साल से लोगों ने मौका दिया है। नहीं, 15 साल से मौका तो दिया, लेकिन लोगों को परमानेंट जगह नहीं मिल पाई। उनको जो जगह मिली वो लीज पर मिली है। तो इसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र में, नागपुर में ये सब हम देखते हैं, नागपुर से बाहर ये नहीं मिल पाता है। लीज का सिस्टम तो दिल्ली में भी हर जगह है। अच्छा। डीडीए की भी जो जगह मिलती है लीज पे मिलती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की। बहुत सी जगह पर गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं जो जमीन देती हैं वो लीज पे देती हैं, लेकिन फ्री होल्ड का भी कंसेप्ट चल रहा है। अच्छा। कुछ फ्री होल्ड फिर कर देते हैं। महाराष्ट्र में भी फ्री होल्ड की कंसेप्ट के पीछे हम लोग है कि फ्री होल्ड के कंसेप्ट में वो एब्सोल्यूट ओनर हो जाता है, फिर उसको लीज देने की जरूरत नहीं होती। हमने नजूल में फ्री होल्ड कर दिया है। अच्छा। एनआईटी जो नागपुर की बॉडी है उसका फ्री होल्ड करना बाकी है, और वो करने की जरूरत है, वो हम लोग आगे करेंगे। अभी जो विधानसभा का मैनिफेस्टो आया, शिवसेना के डर से उन्होंने विदर्भ नहीं लिया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन सब के पीछे विदर्भ का पृथक न होना या अलग न होना या फिर राज्य न बनना, क्या ये इसके पीछे कोई वजह बन सकता है? देखिए, विदर्भ की बात जो है वो काफी दिन से उठ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदर्भ नहीं है, फिर भी कांग्रेस के हम सभी लोग खुलेआम विधानसभा में विदर्भ की बात करते किसी को। ये बात तो रही है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह ये हो सकती है कि नागपुर को या फिर विदर्भा को कुछ अच्छा पैकेज ना मिले, या फिर विदर्भ विकास की ओर ना जाए? आप विदर्भ बनने से हमारी बहुत सी ये जो प्रॉब्लम है ये छूटेंगी, क्योंकि एक मानसिकता है वहां के जो भी लोग राज्य करते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के या दूसरे, वो विदर्भ के प्रति, मैं देखा कोई भी पार्टी के लोग हैं, पार्टी का सवाल नहीं है, लेकिन वो मानसिकता विदर्भ के विरोध में काम करती है। इसलिए विदर्भ के अलग राज्य की भावना सभी लोगों के दिल में काफी मजबूती से है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 3 राज्य बनाए, उसमें विदर्भ छोड़ दिया उन्होंने। इस बार भी मैनिफेस्टो में बोला। अभी जो विधानसभा का मैनिफेस्टो आया, शिवसेना के डर से उन्होंने विदर्भ नहीं लिया, उनके मैनिफेस्टो में विदर्भ नहीं है। अच्छा। तो विदर्भ के साथ में कहीं ना कहीं अन्याय तो हो रहा है, और उस वजह से हमारी जो लोकल प्रॉब्लम है वो समझने में वहां के लोगों को दिक्कत होती है।
क्या इसको ऐसा माना जाए, लेकिन अब तक तो कांग्रेस के हाथ में ये पूरी सत्ता थी, केंद्र की भी और राज्य की भी। और राज्य में उनके कांग्रेस के जो प्रतिनिधि, मतलब आप जैसे जितने वरिष्ठ लीडर्स रहे, ये सब लोग भी इसके लिए काम करते रहे। तो क्या इसको जनभावनाओं का अपमान कहा जाएगा? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी मैनिफेस्टो में विदर्भ का इशू नहीं डाला है। हम लोग पार्टी नेतृत्व को समझाने में यश नहीं मिला हमको। अच्छा। तो सेपरेट विदर्भ का इशू कांग्रेस ने कभी आश्वासन नहीं दिया। पर भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया, मैनिफेस्टो में डाला, उसके प्रति उन्होंने जाहिर की। अब उनकी गवर्नमेंट आने के बाद मोदी साहब आए, पिछले बार एक शब्द भी नहीं बोला विदर्भ के लिए। तो धोखेबाजी जो हुई है वो बीजेपी की तरफ से आश्वासन देके हुई है। और इसको मतलब कांग्रेस की ओर से धोखेबाजी नहीं कहा जाएगा? कांग्रेस ने आश्वासन नहीं दिया तो आप धोखा कैसे कहोगे? कांग्रेस ने कभी मैनिफेस्टो में विदर्भ कहा ही नहीं। पर हम लोग विदर्भ के लिए बोलते रहे, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, क्योंकि हमको लग रहा था कि कांग्रेस की विदर्भ की नीति करेक्ट करनी चाहिए, ये बराबर नहीं है। तो जो भी एक दिल्ली के लोगों को ब्रीफिंग हुई, जो भी हुआ है, हम उसको समझाने में कमजोर पड़े, हम नहीं समझा पाए। पर हमारी सबकी ये राय है कि बिना विदर्भ के हम लोगों के जो इश्यूज हैं वो सेटल नहीं होंगे। इस विषय में हम लोग बहुत, हमारा स्पष्ट मत है। और बीजेपी विदर्भ की बात करके सत्ता में आई, हम तो कभी ये बोल के सत्ता में नहीं आए। तो उन्होंने ये करना चाहिए, उनको करना चाहिए वो, इसलिए हम उनकी धोखेबाजी बोल रहे हैं। अच्छा बाबूजी, एक बात बताएं कि अभी इस वक्त कांग्रेस का जो एनसीपी के साथ गठबंधन था वो टूट गया। क्या लगता है आपको, कितना प्रभाव पड़ेगा आपकी इस उम्मीदवारी पर और इस चुनाव पर? हम इसके पहले भी अलग अलग लड़े थे। फिर दोनों जीत के आने के बाद हमारी सरकार बनी। इसके पहले एक बार प्रयोग हो चुका है। इस चुनाव में हम लड़े थे, पर इसके पहले एक बार हम अलग अलग लड़े हैं। दो चुनाव से पहले, फिर भी हमारी गवर्नमेंट बनी। तो विरोधी पार्टी का जो वोट होता है उसको एनसीपी ने सेन लगाई, रूलिंग पार्टी के रूप में कांग्रेस सीटें जीत के लाई। तो अपोजिशन को हाईजैक किया एनसीपी ने। तो इस तरीके से कई बार हम अलग अलग लड़ने से फायदा भी होता है। एक बात बहुत आरोप के रूप में जाती है कांग्रेस पर कि महाराष्ट्र में कांग्रेसी लीडर्स जो है वो शिक्षा को व्यवसाय बना देते हैं, और शिक्षा पर बहुत ज़्यादा, उनकी शिक्षा संस्थान बहुत ज़्यादा है, और वो आम आदमी की जो शिक्षा है उसको वो छीन लेते हैं। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि बाबूजी के पास बहुत और लगभग सबसे ज़्यादा शिक्षा संस्थान है। आपको क्या लगता है कि इस बात का कहीं कोई तथ्य जुड़ता है? ऐसा है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है, उसके बिना सोसाइटी बदल नहीं सकती। आपके पास, गवर्नमेंट के पास साधन नहीं है टेक्निकल एजुकेशन के। आपका एक इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट का बना है, उसके बाद एक भी नहीं बना। आज प्राइवेट कॉलेजेस नागपुर में 50 बने हैं, उनसे लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लाखों लोग इससे आगे उनका जीवन बन रहा है। ये कोई शराबों के कारखाने नहीं है, ये कोई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज नहीं है। एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस, कन्वेंट स्कूल्स हों, पब्लिक स्कूल्स हों, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, एमबीए के कॉलेजेस हों, यहाँ इंसान, विद्यार्थी एजुकेट होते हैं, तैयार होते हैं। कल कोई एजुकेशन क्षेत्र में काम कर रहा है और आप बोलो ये व्यवसाय हो गया है, अब बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स चलते हैं। आज उन बच्चों को उस ढंग की वो सुविधा देते हैं, इसलिए वो फीस लेते हैं। आप जब उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज को 40 करोड़ रुपए लगते हैं, और वो जब खड़ा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज, तो विद्यार्थियों से फीस लेके, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देती, तो वो कॉलेजेस वो चलाते हैं। आज मैंने दक्षिण नागपुर में समझो 2 कॉलेज खोले हुए हैं जहां से मैं लड़ रहा हूं, नंदनवन में और उमरे रोड पे। आज वहां सैकड़ों बच्चे, टीसीएस कंपनी, इन्फोसिस कंपनी, एलएनटी, हर साल 100-150 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। सोसाइटी अच्छे दिन कब आएंगे? जब उनका बच्चा अच्छा एजुकेट होगा, उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छे दिन भाषण देने से नहीं आते। कांग्रेस के लोग अगर एजुकेशन के माध्यम से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिन लोगों में गट्स नहीं है, कैपेसिटी नहीं। आज मेरे पास 3000 शिक्षक इन कॉलेजों में काम कर रहे हैं, 25,000 विद्यार्थी एजुकेशन ले रहे हैं। आप 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, अब छोटी एक बड़ी से बड़ी फैक्ट्री 50 लोगों को नौकरी देती है। आज लोकल 3000 लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, हजारों बच्चा पढ़ रहा है।
तो जो लोग आरोप लगाते हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है, एक स्कूल भी नहीं चला है। अच्छा, लेकिन इसका गरीब वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को कितना फायदा होता है? देखिए, हमारी जो स्कूलें चलती हैं वहाँ जो अभी मैं मिनी माता नगर में स्कूल चलाता हूँ, 3,000 बच्चा पढ़ता है। मैं बगड़गंज में स्कूल चलाता हूँ, वहाँ 2,500-3,000 बच्चा पढ़ता है। पूरे गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, उनसे फीस नहीं लेते हम लोग, बिना फीस के स्कूल चलते हैं। आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये मिसलीडिंग कंसेप्ट आता है। अच्छा, इसलिए ये आरोप चले आते हैं। 10,000 बच्चा मैं ये दक्षिण नागपुर और पूर्व नागपुर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो कोई फीस नहीं देते। गवर्नमेंट ग्रांट से वो स्कूल चलते हैं, शिक्षकों की तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, और वहां के बच्चे 12वीं तक, केजी से पीजी तक इन बच्चों को हम एजुकेट करते हैं। ये पूरे गरीब वर्ग के बच्चे हैं। मैंने सकरदरा का फ्लाईओवर बनाया, दिघोरी का फ्लाईओवर बनाया। अभी मुझे एक बताएं कि अभी दक्षिण नागपुर में आप ये उम्मीदवारी जो दे रहे हैं, किन मुद्दों के साथ ये चुनाव जाएगा? क्या मुद्दे होंगे इसके? हमारा मेन मुद्दा डेवलपमेंट का है। अच्छा। क्योंकि मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मेरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, मेरे आश्वासन नहीं है। मैंने जो काम किया लोगों के सामने है। मैंने बैसा का पावर हाउस बनाया जो आज दक्षिण नागपुर में, तो उससे आज में 25-50 साल मेरे इलाके को बिजली की कमी नहीं होगी, कितनी भी बस्तियां बढ़ जाएं। मेरे यहाँ मैंने पानी की 100 करोड़ की टाकियां बनाई, तो आज 25-30 साल पानी का एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई कमी नहीं आएगी। आज मेरी टाकियां बनी हुई हैं। मैंने सकरदरा का फ्लाईओवर बनाया, दिघोरी का फ्लाईओवर बनाया, कलमना का उधर चला गया, तो आज वो फ्लाईओवर से ट्रैफिक की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है। मैंने वर्ल्ड लेवल की स्टेडियम उमरेड रोड पे 18 करोड़ रुपए उस पर खर्च करके वो स्टेडियम खड़ी है। 2 करोड़ का काम बचा था। पिछले एमएलए को बोला आप सीएम से मैं बात करके दिलाता हूँ आपको 2 करोड़, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। वो स्टेडियम शायद मेरा इंतजार कर रहा है कि बाबूजी आएंगे और ये स्टेडियम ठीक करेंगे। तो ऐसे सकरदरा के तालाब में आज हम बोटिंग करते हैं। आज अंबाझरी तेलंगखेड़ी में देवेंद्र फडणवीस के एरिया में बोटिंग नहीं होती, आज मैं मेरे यहाँ बोटिंग करता हूँ। आईनॉक्स, आज बच्चों को बड़े स्क्रीन पे पिक्चर देखने की आज कल्चर है। पुराने थिएटर बंद हो गए। पश्चिम नागपुर के पहले मैंने आईनॉक्स मेरे यहाँ लाया वर्धमान नगर में, अब दक्षिण नागपुर में वो नहीं आया है, पूरब में चला गया। अब मैं यहाँ एक आईनॉक्स और लाऊंगा। तो फ्लाईओवर्स, स्टेडियम्स वर्ल्ड क्लास, आईनॉक्स, आपके गार्डन्स, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैंने अपडेट किया है। मेरा काम सामने, बड़े बड़े हॉल्स, मैरिज हॉल्स, अपने बस्तियों की डेवलपमेंट। तो मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो जो 47 लेआउट्स रेगुलराइजेशन का इन लोगों ने ढिंढोरा पीटा वो हुए नहीं है, उसको मुझे करना है। झोपड़पट्टी वालों को मुझे पट्टे देना है। अभी तक मैंने काम किया है लेकिन पट्टे का काम बचा हुआ, वो मेरे हाथ से मुझे पूरा करना है। मेरा एजेंडा डेवलपमेंट का है। ये तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात। मतलब जो हम सामान्य विकास जो देखते हैं क्षेत्र का, रोजगार पर कैसा सोचते हैं आप? मैंने आपको बताया कि जो खुद लीडर 5 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देता है वो इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। गवर्नमेंट हर एक को रोजगार नहीं दे सकती, स्वयं रोजगार करना पड़ेगा। तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, मथाड़ी में आज 500-700 लोग मैंने काम से लगाए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हम लोग खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बाकी जो इंडस्ट्रियल सेटअप जो मेहान का और रोटी बोरी का जो आ रहा है आगे, जो शुरुआत हो गई है बड़ी बड़ी कंपनीज की, इन्फोसिस यहाँ आ गया है, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज हम लोगों की पॉलिसी से हम जनरेट करने की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया अपने क्षेत्र की बात। थोड़ा सा प्रदेश पर बात कर लेते हैं। प्रदेश की जो स्थिति है, उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति बनने जा रही है? देखिए, ये कितना भी प्रचार करे बीजेपी कि 11 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, कितना बोल रहे हैं, कुछ 11 लाख करोड़ कितना बोल रहे हैं। आप मुझे बोलो मेरा बजट होता महाराष्ट्र का, मैं मिनिस्टर था 30,000 करोड़ का। 10 साल में 15 साल में हमारा 3-4 लाख करोड़ के ऊपर बजट ही नहीं हुआ। 4 लाख करोड़ में 11 लाख करोड़ कोई कैसे खा जाएगा। इस तरह की झूठी बातें करके लोगों को गुमराह करना।
भ्रष्टाचार की बात, हमारा चीफ मिनिस्टर ऑनेस्ट है, पृथ्वीराज चौहान पे एक आरोप नहीं लगा है। हमारे पास जैसे मनमोहन सिंह एक ऑनेस्ट लीडरशिप थी दिल्ली में, आज यहाँ हमारे पास एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। नितिन, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 भ्रष्ट केंद्रीय मंत्रियों की यादी दी, तो मोदी साहब को उन मंत्रियों को ड्रॉप करना चाहिए। उसमें महाराष्ट्र का किसी का नाम है कि नहीं? आप टीवी वाले हो, आप जरा पता निकालो कि उसमें 2 नंबर पर महाराष्ट्र के कौन से मंत्री का नाम है सुप्रीम कोर्ट में जो भ्रष्टाचारी मंत्रियों की यादी आई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नैतिकता के आधार पर केंद्र सरकार निर्णय ले, ये निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो जो लोग खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं, आज एक रेप का केस, वो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं। रेप का केस जिस मंत्री पे चल रहा है उसको मंत्री बनाया हुआ आपने। जो लोग सुप्रीम कोर्ट से जिनको तड़ीपार किया है उनको आप देश में पार्टी में बड़े बड़े पद देते हैं। तो आज जो लोग ये काम कर रहे हैं वही हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। अगर हमारा आदमी भ्रष्टाचार में कहीं डूबा है, आपके पास सरकार है आज केंद्र की, आप कांग्रेस वाले को चौराहे पे खड़ा करके उसको फांसी दो कि इसने पैसे कहां हैं, आप निकालो, आपके पास सीबीआई है, सब है। एक मंत्री के खिलाफ आप एक बात नहीं कर पा रहे, आपको 4 महीने गवर्नमेंट चलाते हो गए। हमारा कोई व्यक्ति के खिलाफ अगर वो दोषी है, विदेश में अगर हमारे पैसे जमा है, आप बोलो इस व्यक्ति ने जमा किए, आप उसको सजा दो चौराहे के ऊपर। खाली आप प्रचार करते हो। अब 5 महीने से गवर्नमेंट है, आप बताओ कि आदमी ने पैसे खाए हैं, उस पर आप कार्रवाई करो। मतलब सारा इलेक्शन का स्टंट है। इलेक्शन स्टंट है, बड़ी बड़ी बात है। चलिए बाबूजी, हमारा ये वक्त भी जाता रहा है। एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेंगे कि इस वक्त आप क्या कहेंगे, क्योंकि उम्मीदवारी भी आप दे रहे हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं आप, और बरसों से इस पूरी प्रक्रिया से आप जुड़े हुए हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इस विधानसभा चुनाव के इन परिप्रेक्ष्य में? मेरा सभी नागरिकों से ये निवेदन है कि ये विधानसभा का चुनाव में वो कांग्रेस की जो डेवलपमेंट की पॉलिसी रही है आज तक, उस पॉलिसी को देखते हुए कांग्रेस सब धर्म और जाति के लोगों को लेके चलती है। एक ही पार्टी है जो आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसने हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई, देश को आज यहां तक ले गए। आज जो मंगल पे हम पहुंचे हैं, ये हम 30 साल से मेहनत कर रहे थे। कोई 2 महीने में मंगल पे नहीं पहुंच सकता। इसरो हमने बनाई थी, वर्षों से प्रक्रिया चल रही। आज हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको देख के लोगों ने कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहिए। हम महाराष्ट्र की जनता के साथ समर्पित होके नागपुर के अंदर हम लोगों को अगर आशीर्वाद मिलता है तो इस शहर को और आगे ले जाने में हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। आप कांग्रेस को आशीर्वाद दें, यही मेरी सबको अपील है। चलिए, बात यह है कि सतीश बाबू चतुर्वेदी वही बात जो बरसों से कांग्रेस के साथ रही है कि एकात्मता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, इन 3 बातों के साथ इस चुनाव में भी सतीश बाबू चतुर्वेदी अपने कांग्रेस पार्टी के साथ डटे हुए हैं और इसी नीति के साथ वे आगे भी बढ़ रहे हैं। सतीश बाबू, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, नीति राजनीति में यहां पर रुकते हैं, लेकिन प्रोग्राम आगे भी जारी है। बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ।